हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, फिर लास्ट में पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशंस, यानी लिक्विड इन सॉलिड के कुछ सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल बताओ। तो देखो अब आंसर्स देखेंगे हम लोग। तो आंसर्स में लिखा गया है हमारा लिक्विड इन सॉलिड मीन्स सॉल्वेंट। जो लिक्विड इन सॉलिड होता है वो एक सॉल्वेंट है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। विल बी अ सॉलिड, वो सॉलिड हो सकता है, एंड सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी हो सकता है। विल बी लिक्विड, और लिक्विड भी हमारा हो सकता है। भैया इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया कि अगर हम सॉल्वेंट लें, ठीक है, और सॉल्यूट लें तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अगर हम सॉलिड लेते हैं और सॉल्यूट लेते हैं तो ये लिक्विड में भी काम करेगा और सॉलिड में भी काम करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाएगा मर्क्यूरी इन सोडियम, ठीक है। अगर मर्क्यूरी और सोडियम को अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे अमलगम बनेगा हमारा, ठीक है, जो कि हम बहुत सी बैटरीज में एंड सेल्स में यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि विच टाइप ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन विल रिजल्ट बाय द मिक्सिंग टू सॉलिड कॉम्पोनेंट विद द लार्ज डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ देयर द मॉलिक्यूल्स। ऐसे टाइप्स बताओ सॉलिड सॉल्यूशन के जिसका रिजल्ट करने पे दो सॉलिड कंपोनेंट को मिक्स करने पे लार्ज डिफरेंस, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए, उसके साइज में भी डिफरेंस आए और उसका मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंस आए, ठीक है। तो चलो आंसर्स को देखते हैं। तो आंसर्स में इन्होंने ये लिखा कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है हमारा वो रिजल्ट देगा हमको मिक्सिंग करने पे टू सॉलिड कंपोनेंट्स को, ठीक है। लार्ज साइज हो बढ़ेगा उसका, यानी साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, डिफरेंसेस भी ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर समझ में आ रही है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे कहा गया कि व्हाट इज मीन बाय द सेमी मॉलिक्यूलर एंड डेसीमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। देखो अगर सेमी मॉलिक्यूलर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीजमेंट होता है। भैया किसका इंक्रीजमेंट होगा यहाँ पे? मोलैरिटी का, ठीक है। मोलैरिटी इन लीटर होता है ना हमारा, मोलैरिटी इन लीटर में बढ़ेगा, ठीक है, सेमी मॉलिक्यूलर में। डेसीमॉलिक्यूलर में क्या होगा कि मोलैरिटी हमारा डिक्रीज होगा यहाँ पे केजी में, ठीक है। मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी इसमें क्या, उसमें होगा लीटर में। तो देखो यहाँ भी इन्होंने आंसर्स में लिखा है हमारा कि जो हमारा सेमी मॉलिक्यूलर है एंड डेसीमॉलिक्यूलर है उसके टर्म्स में अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मोलैरिटी, इसी को हम यहाँ पे मोलैरिटी कहेंगे इसके सॉल्यूशंस को, ठीक है। सेमी मॉलिक्यूलर सिग्निफाइज द मोलैरिटी सॉल्यूशन, और यहाँ पे सिग्निफाइज करके देखा जाए मोलैरिटी को अगर, तो इसके सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा m/2 एंड डेसीमॉलिक्यूलर साइन करेगा यहाँ पे तुम्हारा m/10, ठीक है। मोलैरिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे तुम्हारा m/10 आएगा। अगर मॉलिक्युलरिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे m/2 आ जाएगा। सिंपल सा प्रेजेंट है यार ये, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया कि व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमको बताना है कि C2H5OH यानी एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बताना है वाटर के कंज्यूम में, ठीक है। एंड हमारा जो सॉल्यूशन दिया गया है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, और उसके जो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे, ठीक है, वाटर में C2H5OH एथेनॉल का, वो भी बताना है वो। तो चलो आंसर्स को देखते हैं। तो देखो आंसर्स में इन्होंने लिखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, अगर मोल फ्रैक्शन की अदर कॉम्पोनेंट्स में बात करी जाए तो उसका जो रेशियो है हमारा वो मोल ऑफ फ्रैक्शन के बिल्कुल सेम आता है, यानी टोटल मास जो उसका होगा, टोटल जो मोल्स होंगे सॉल्यूशन के वो एकदम सेम रहेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी देखते हो सेम रहती है, रेशियो होती है 2.2:1 1:2, तो सेम रहती है। कंसाइडर अगर x की बात किया जाए यहाँ पे तो x हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। देयर विल बी द हैव द इक्वल, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे यहाँ पे इक्वल है नंबर ऑफ वाटर के, ठीक है। और मोल्स अगर बात करें यहाँ पे, अगर वाटर को हम ऐड करते हैं C2H5OH में तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? भाई सिंपल सी बात है कि एथेनॉल और वाटर रिप्रेजेंट करेगा हमारा, और कोई तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा ना यार। तो वही बताया गया, अगर तुम वाटर को मिलाओगे एथेनॉल में तो एथेनोइक एसिड बनेगा तुम्हारा, एथेनोइक एसिड, ठीक है, CH5OH, ठीक है, C6 हो जाएगा खाली बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा यहाँ पे। देखो मोल फ्रैक्शन कुछ ऐसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने तुमको एग्जांपल भी डाल दिया, x/x + x हो जाएगा। अगर 1/2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू तुमको रखी गई है,
मोल फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू तुमको दिया जाएगा तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसी कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मोलैरिटी में या मोलैलिटी में या मोल फ्रैक्शन में, हमको बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे आंसर में हमसे ये कहा गया कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस। तो देखो मोल फ्रैक्शन की डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और जो हमारा मोलैरिटी होता है एंड मोलैलिटी होता है इसमें की डायमेंशन होती है वो हमारी करेक्ट रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। एज इट द रेशियो सिमिलर क्वांटिटीज। इसका अगर रेशियो की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहेंगी। किसकी वजह सिमिलर रहेगी? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की, नॉट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की याद रखो कि ऑलवेज इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया और हमने डिजोल्व कर दिया 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन है वो तुम्हारा एसिड बेस का भी हो सकता है या फिर किसी भी हमने कॉम्पोनेंट का सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखेंगे कि जो परसेंटेज हमारा है वो हमारा रेशियो में कॉम्पोनेंट कन्वर्ट होगा। तो टोटल सॉल्यूशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। भैया 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि भैया यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन हमारा होता है वो 1/100 होता है हमारा, ठीक है। अगर 1/100 नहीं पता है भैया, अभी आपने बताया कि x + x होता है 1/2 लिखेंगे। भाई वो मोल फ्रैक्शन की नॉर्मल इक्वेशन है। अगर तुम डेरिवेशन के हिसाब से जाओगे तुम्हारी रेफरेंस में लिखा होगा, एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा, एनसीईआरटी में छोटा सा गिवन होगा। मैंने तो रेफरेंस से पढ़ा था कि 1/100 होता है, ठीक है। 1/100 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वो परसेंट में देता है हमको आंसर, ठीक है। भाई अगर परसेंट निकालना होता है तो 100 से डिवाइड करते कि नहीं करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई वही चीज़ करनी है हमको परसेंट निकालने के लिए। तो कंसंट्रेशन हमारी आ जाएगी यहाँ पे उस सॉल्यूशन की। सिंपल सी बात है, इतना काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि गैसेस टेंड्स टू बी द लेस सोल्यूबल इन लिक्विड इन द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय। इन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि क्यों अगर किसी भी लिक्विड में अगर सोल्यूबल क्या कर दें, मतलब देखो किसी भी लिक्विड में अगर हम यहाँ पे सोल्यूबल को जो गैसेस है ना हमारी उसकी गैसेस को हम कम कर दें, ठीक है। मतलब कैसे कम कर दें भैया? जैसे मान लो लिक्विड का कोई सॉल्यूशन है, उसमें से गैस निकल रही है, उस गैस के टेम्परेचर को हम कम कर दें। जब कम कर देंगे तो वहाँ पे कितनी गैस वहाँ पे रेज्ड हुई यानी रुकी हुई है, क्यों वो बताओ हमको, ठीक है। तो देखो आंसर्स में देखते हैं। आंसर्स में हमसे कहा गया कि गैस डिसॉल्व हो रही है यहाँ पे लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं, लेकिन कौन कौन सी गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं? जो हमने एसिड्स मिलाया है या फिर जो हमने कंपोनेंट्स को मिलाया है, ठीक है। हाई वेलोसिटीज़ के साथ हो रही है यानी वेलोसिटी उसकी हाई रहेगी, ठीक है। फ्री मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट एकदम फ्री रहेगा यहाँ पे। राइजिंग टू द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो इक्विलिब्रियम के रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम भाई इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा क्या क्लास 11th में? पढ़ा था ना तुम लोगों ने कि हीट को कंज्यूम करता है, एंथैल्पी बढ़ जाती है वहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम क्या करता है? वहाँ पे रिएक्शंस को कम कर देता है। इन द बैकवर्ड रिएक्शन, तो जो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में हो रही थी वो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में जाएगी। भैया बैकवर्ड में कैसे जाएगी? क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स ऊपर के अपर में जा रहे थे अब वो डाउनवर्ड जाएंगे यानी नीचे को जाएंगे, पानी बैठ जाएगा पूरा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इन विच द गैसेज लेस सोल्यूबल इन लिक्विड, तो गैसेज हमारी लेस सोल्यूबल हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे एक आ गया स्टेट द कंडीशन, हमको कंडीशन बतानी है विच इज द सेटिस्फाइड इन द आइडियल सोल्यूशन टू बी द फॉर्म्ड। आइडियल सोल्यूशन की जो उसमें फॉर्म्ड होता है। देखो आइडियल सोल्यूशन हमें हमेशा ध्यान रखो कि जो रूट लॉ को ओबे करता हो। आइडियल सोल्यूशन तो याद रखो कि हमेशा रूट लॉ को ओबे करता हो यानी रूट लॉ को जो फॉलो करता हो, ठीक है, वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होता है। और जो रूट लॉ को फॉलो ना करता हो वो हमारा सिंपल सी बात है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेक्चर्स में तुम लोगों को बता रखा, आई होप कि तुम लोगों को पता है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आप आंसर्स में देखो यहाँ पे इफ एंड द आइडियल सोल्यूशन, अगर हम आइडियल सोल्यूशन को यहाँ पे फॉर्म करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंडीशन है हमारी वो फुलफिल्ड हो जाएगी। जो सोल्यूशन है हमारा वो रूट लॉ पे ओबे कर जाएगा। देखो मैंने तुम लोग को यही बताया ना कि आइडियल सोल्यूशन हमारा रूट लॉ को ओबे करता है, ठीक है। देखो सिंपल सा यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन को यहाँ पे ओबे कर दिया उसने, तो सोल्यूशन हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो हमारा आइडियल है, ये भी ध्यान रखो। अगर नॉन आइडियल है हमारा तो यहाँ पे हेटेरोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे मस्ट बी द नॉन वॉल्यूमेट्रिक एंड थर्मल इफेक्ट। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक एंड थर्मल इफेक्ट जो है हमारे हैं वो यहाँ पे कुछ सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया मिक्सचर ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन।
हमको मिक्सचर देना है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का, फॉर्म्स नियरली आइडियल सॉल्यूशन, कि दोनों फॉर्म करें यहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन को, बट हम मिक्सचर, लेकिन जो मिक्सचर है हमारा क्लोरोफॉर्म का एसीटोन का, वो रिएक्ट ना हो। क्यों ना हो, देखो चलो आंसर्स को देखते हैं हम लोग। तो आंसर्स में इन्होंने ये लिखा कि इन द केस ऑफ मिक्सचर ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन, जो मिक्सचर है हमारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, देयर इज इक्वल टू द इंटरैक्शन, यहाँ पे इक्वल इंटरैक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है हमारे वो भी इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो फॉर्म करेंगे यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन को। दे आर द एब्सेंट द मिक्सचर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे हमारे मिक्सचर्स में क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन बेसिकली यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन को मतलब ओबे करते हैं, रूट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशन के हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा आगे बढ़ नहीं पाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट, ये बताओ कि कैसे कंसंट्रेशन हो जो है हमारी सॉल्यूट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्रेस, जो हमारा सॉल्यूशन एक्सप्रेस हो रहा है उसमें, ठीक है। तो चलो आंसर्स को देखते हैं। तो आंसर्स में इन्होंने ये कहा कि व्हेन द सॉल्यूशन एंड द ट्रेस अमाउंट, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अमाउंट को ट्रेस कर लेगा, जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है तो कंसंट्रेशन में उस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको बढ़ा देगा कौन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तुम लोगों को मैंने लेक्चर्स में समझाया है, प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से कंटिन्यू करना, और अभी भी अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रही है तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कर लो, ठीक है। आई होप कि अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कर लो, हमारे भाई का चैनल है। चलो ppm हमारा यहाँ पे क्या करेगा, रेस कर जाएगा, यानी ppm की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे वेरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कहा गया कि N2 और O2 की जो गैसेज हैं, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो गैसेज हैं वो हमारी KH में हो जाएगी। KH की वैल्यूज भैया यहाँ पे KH क्या है हमारा, यहाँ पे KH हमारा हेनरीज कांस्टेंट है। क्या है हमारा यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। अरे तुम लोग को बता रखा है हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो हेनरीज कांस्टेंट तुम लोग को पता होगा, जिसको पता है प्लीज़ कॉमेंट में बताओ, मैं नहीं बताने वाला हूँ, प्लीज़ बताओ कमेंट में तुम लोग, ठीक है। 76.48 के यानी केल्विन बार है हमारा यहाँ पे, एंड 34.86 हमारा केल्विन बार रिस्पेक्टिवली, एंड जो हमारा यहाँ पे एट 293 हमारा केल्विन पे हमारा टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली कहा गया है हमको। विच वन ऑफ द दीज द फॉलोइंग मोर स्टेबिलिटी इन वाटर, तो ये बताओ कि जो स्टेबिलिटी है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही वाटर में वो कितनी होगी। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सिंपल से जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, सॉल्यूटेड ऑफ गैस इन लिक्विड सॉलिड में, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑक्सीजन एंड तुम्हारा काइनेटिक हेनरीज कांस्टेंट इज मोर सॉल्युबल इज N2। मतलब इन्होंने सिंपल फॉर्म में ये कहा कि अगर तुम यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट को तुम बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी अगर उसकी इंक्रीज कर रहे हो, पहली बात तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, गैसेस के फॉर्म में होती है, ध्यान रखो गैसेस के फॉर्म में होती है। तो गैसेस के फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर लगेगा ना, तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, वो तुम्हारा ऑक्सीजन में भी लगेगा, नाइट्रोजन में भी लगेगा, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगा मोर। आंसर्स में सिंपल से ये रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि अंडर व्हाट कंडीशन, अगर देखा जाए इनकी कंडीशंस को, मोलैरिटी की एंड मोलैरिटी की सॉल्यूशन में आइडेंटिकल एक्सप्लेन द सुटेबल रीजंस, तो इसके कुछ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे रीजंस को, ठीक है। तो चलो आंसर्स को देखते हैं। तो आंसर्स में इन्होंने ये लिखा कि जो हमारी कंडीशन है व्हेन द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, अगर कंडीशन की बात करें मोलैरिटी एंड मोलैरिटी की, तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देंगे यहाँ पे, तो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा सेम होना चाहिए, मोलैरिटी के लिए भी या मोलैरिटी के लिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी जो सॉल्यूशंस हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमारे प्रेजेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, एडिशन ऑफ द HgI2 यानी मर्क्यूरी आयोडाइड, अगर हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे हमको शो होना चाहिए वेपर प्रेशर हमारे इंक्रीज होने चाहिए। क्यों वेपर प्रेशर इंक्रीज होने चाहिए ये बता दो भैया। सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर इसलिए इंक्रीज होंगे यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की बात करी गई है, मर्क्यूरी और पोटेशियम तो बेसिकली रिएक्ट कर जाएंगे, आयोडाइड निकल जाएगा ना, यहाँ पे आयोडीन निकल जाएगा, तो जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वेफर्स के फॉर्म में। तो जब वेफर्स के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे जो वेफर प्रेशर है ना हमारा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज भैया कैसे होगा, क्योंकि वेफर्स प्रेशर निकल रहे हैं हमारे सॉलिड पार्टिकल्स वेफर्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना हमारा मैग्नीशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड में, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 हमसे एक आ गया, व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या देखा जाए, अगर ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट का जो सॉल्यूशन है, क्या उस पर अगर हम फॉर्म करें टू मिक्सिंग द मिसेबल लिक्विड शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ हमेशा ध्यान रखो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एंड जो मिसेबल लिक्विड्स है, मिसेबल का मतलब होता है यहाँ पे मिक्सिंग, दो मॉलिक्यूल्स को, दो कंपोनेंट को मिक्स कर, ठीक है, तो वो हमारा मिसेबल लिक्विड्स को काम करता है यहाँ पे। तो अब देखो आंसर्स को देखते हैं। चलो आंसर्स में इन्होंने ये कहा कि टू मिसेबल लिक्विड्स को अगर हम यहाँ पे शो कराना है हमको नेगेटिव डेविएशन रॉड्स लॉ में, तो हम मिक्स करेंगे यहाँ पे उस सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन ले लो तुम रॉड्स लॉ का, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव ले लो, या फिर इन्होंने नेगेटिव कहा तो नेगेटिव सॉल्यूशन ले लो, और उसमें तुम डाल दो यहाँ पे टू लिक्विड्स को। किसके भैया लिक्विड्स को डालना है यहाँ पे, मतलब कोई भी एसिड्स के लिक्विड को डाल दो, या फिर कोई भी बेस ले लो, एथेनॉल ले लो C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे उस वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है कि उस वेपर प्रेशर में कोई वेपराइज ही नहीं होगा, कोई गैस वेपराइज नहीं होगी, कि जो सॉल्यूशन है ना उसी में शो हो रहे हैं यहाँ पे वाटर के फॉर्म में, उस सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम वेपर प्रेशर रॉड्स लॉ नेगेटिव डेविएशन हमारा शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा ना यार हमारा, वो बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आई होप कि स्टूडेंट समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फिर से बोल लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। एंड तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम यहाँ पे टीबी को, टीबी जी का टीबी माइनस का टीबी नॉट होता है, ठीक है। आई होप कि बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा। चलो 15 पे आते, क्वेश्चन नंबर 15 का हमको क्वेश्चन में ये कहा गया कि लिक्विड हमारा अगर वाई है तो हैज़ द हायर वेपर प्रेशर देन द लिक्विड। अगर हायर वेपर प्रेशर अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे वाई पे, और लिक्विड में अगर एक्स दे रहे हैं यहाँ पे हम, तो विच इज द हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो आंसर्स में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पे ये हमारा क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर जो चीज़ बढ़ जाती है तो चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है भैया। यहाँ पे तो वेपर प्रेशर में भी कह सकते हो, देखो वेपर प्रेशर जब आता है जब तुम्हारा अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा हाई हो रहा हो ए कॉम्पोनेंट में एंड बी कॉम्पोनेंट में, दोनों में, ठीक है, और एक कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट दोनों में ही हो रहा है, तो समझो कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट को दिया गया तो समझो कि वेपर प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर तुम्हारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि अगर 50 ml ऑफ एथेनॉल ले रहे हैं हम यहाँ पे, और 50 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं यहाँ पे, और मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, क्या वो इक्वल होगा या फिर बढ़ जाएगा हमारा 100 ml। जस्टिफाई करो यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि अगर हम वॉल्यूम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी एथेनॉल के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हाई हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो रही है, 50 ml ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, दोनों को मिक्स करोगे तो एथेनॉल तो कम हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा कम, क्योंकि एथेनॉल में आधा तो पानी ही होता है, पाई हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा, H5 है ना, तो एथेनॉल तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो भाई ऑक्सीजन के साथ तो वाटर रिएक्ट करेगा, तो भाई वो तो बॉयल कर देगा। बचा हमारा यहाँ पे क्या, एथेनॉल बचा हमारा यहाँ पे, ई बचा यहाँ पे। तो भैया सिंपल सी बात है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो क्या करेंगे, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े बबल्स शो करेंगे, बड़े बड़े हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ आयंस के फॉर्म में या फिर कुछ कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे एक आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे एक आ गया है कि विच टाइप ऑफ द डेविएशन, अगर डेविएशन का टाइप देखें यहाँ पे तो वो शोन करेगा हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन में। अगर हम मिक्स करते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन एथेनॉल, अगर साइक्लोहेक्सेन एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे टाइप होगा। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, कौन सा, रॉड्स लॉ का यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हमारा शो होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि ए एंड डी हमारे लिक्विड्स ऑफ मिक्सिंग, ए एंड डी हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, अगर लिक्विड मिक्स करते हैं यहाँ पे और वार्म करते हैं, यानी उस सॉल्यूशन को गर्म करें, अगर हम वो सॉल्यूशन गर्म करेंगे अगर, तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ डेविएशन हमारा शो करेगा यहाँ पे रॉड्स लॉ में, ठीक है। तो चलो आंसर्स में देखते हैं। तो आंसर्स में हमसे ये कहा गया कि अगर दो कंपोनेंट है हमारे ए एंड डी, ठीक है, अगर हम उसको मिक्स करते हैं यहाँ पे उस सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं यानी वार्म कर दें, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा शो करेगा यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन रॉड्स लॉ में। अगर कोई भी सॉल्यूशन को तुम वार्म करो यानी गर्म कर दो, तो उसकी भाई निगेटिविटी तो निकल गई, मोलारिटी तो निकल गई यहाँ पे। जब मोलारिटी निकल जाएगी यहाँ पे, उस सॉल्यूशन में जितने मॉलिक्यूल हायर मॉलिक्यूल्स थे वो तो निकल गए हमारे, तो वो क्या शो करेगा हमारा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा रॉड्स लॉ में। और अगर कोई सॉल्यूशन को अगर तुम यहाँ पे कोल्ड कर रहे हो यानी तुम उसको मिक्स करके तुम भाई कंसंट्रेशन उसकी बढ़ा रहे हो, तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा यहाँ पे रॉड्स लॉ में,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पे हमारा साइरोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, मोलर डिफ्रीजिंग पॉइंट हमारा बोलते हैं यहाँ पे साइरोस्कोपिक कांस्टेंट को, डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि जो हमारा यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन हो जाएगा किसमें भैया, फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। अगर 1 kg हम सॉल्वेंट लेते हैं हमारा, तो हमारा यहाँ पे साइरोस्कोपिक कांस्टेंट उसको बोलेंगे, ठीक है। 1 kg यानी 1 मोलारिटी हम लोग लेते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में, साइरोस्कोपिक कांस्टेंट में, इसी को बोलते हैं यहाँ पे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को ही। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पे मेंशन करना है हमको यहाँ पे यूनिट उसकी इग्लोस्कोपिक कांस्टेंट की, ठीक है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। उसको यहाँ पे जो हमारा साइरोस्कोपिक कांस्टेंट इसकी यूनिट का होगी भैया, ठीक है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट की एंड एलिवेशन कांस्टेंट की, सब बॉइलिंग पॉइंट को ही बोलते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, एंड जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस का टीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट भैया क्या होगी, यहाँ पे के जी मोल माइनस वन, यानी केल्विन के जी मोल माइनस वन हो जाएगी हमारी क्या यूनिट हो जाएगी। आज का इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस, 20 तक क्वेश्चंस रखते हैं। बाकी तुम लोगों का पार्ट 2 में आने वाला है। आई होप कि इसमें समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।